1995 में हमने रेकी लेवल 1 सीखा और अपने मास्टर परिंदा मकवाना जी से ये स्टोरी सुना और उस स्टोरी को सुनाते वक्त उन्होंने कहा कि जो स्टोरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो मैंने अपने मास्टर से सुना है। 1995 में इंटरनेट का उतना ज़माना नहीं था, पुस्तक का ज़माना था और पुस्तक भी बहुत आसानी से नहीं मिलते थे। अगर पता है तो आप मंगवा सकते हैं, कोई पुस्तक किसी के पास है तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। लाइब्रेरी में अगर मिल गई तो ठीक, अन्यथा स्टोरी क्या है सामान्य जन को पता होना जरा मुश्किल था। तो उन्हें पता भी चलता था बाय वर्ड ऑफ माउथ, मास्टर के मुख से। तो उस समय में जो कथा, जो स्टोरी मैं अपने मास्टर के मुख से सुना, वो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक डॉक्टर मिकाओ उसुई थे, या कहें मिकाओ उसुई थे। उस वक्त शायद वो डॉक्टर नहीं थे। एक क्रिश्चियन स्कूल में, कॉलेज में वो डीन हुआ करते थे। मॉर्निंग मीटिंग में, मॉर्निंग गैदरिंग में वो बच्चों को संबोधित कर रहे थे और ईसा मसीह के कुछ घटनाओं के बारे में बता रहे हैं कि ईसा मसीह के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, कौन कौन से मिराकल्स घटे हैं, जिसमें उनके चमत्कारिक क्षमताओं के बारे में पता चलता है। वो रोगियों को छू देते और वो ठीक हो जाते, मरे हुए लोगों को कहते लजारस उठ, और लजारस उठ खड़ा हुआ। तो इस तरह की चमत्कारिक बातें जीसस क्राइस्ट के जीवन में आम थी। तो एक सीनियर स्टूडेंट उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, उनसे प्रश्न पूछता है कि सर, अगर छू करके बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसी क्षमता है चमत्कार की, तो आज वैसे लोग कहाँ हैं जो इस तरह का चमत्कार दिखा सके। बीमारी से लोग, बीमारी से दुनिया इतनी परेशान है। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई को ये बात चुभ गई, बुरा लगा और अपने स्टूडेंट का वो ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाए संतोषजनक। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और इसकी खोज में निकल गए। तो अपने लाइब्रेरी में जितनी पुस्तकें थी जीसस क्राइस्ट से संबंधित, उसको उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन उस बात का उन्हें पता नहीं चला कि वो कैसे हील किया करते थे। फिर वो अमेरिका आए और यहाँ पर आकर यहाँ के लाइब्रेरीज में शोध किए कि जीसस कैसे हील किया करते थे। इस शोध में वो डॉक्टर मिकाओ उसुई हो गए, डॉक्टरेट की उपाधि भी उन्हें मिली, लेकिन वो सूत्र उन्हें नहीं मिला कि कैसे वो हील किया करते थे। जब इस हीलिंग का वो अध्ययन कर रहे थे, उन्हें पता चला कि पूरब के मनीषी इस तरह का हीलिंग का काम करते रहे हैं, चमत्कार उनके जीवन में घटता रहा है। तो वापस वो जापान आए, वहाँ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में वो गए, खोजबीन की, अध्ययन किए। उन्हें कुछ खबर नहीं मिला। इतना इशारा मिला कि और भी बड़े पुस्तकालय चाइना में है, चीन में है।
वो चीन गए, वहाँ उन्होंने सूत्रों का अध्ययन किया, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में घूमे, उन्हें एक लोटस सूत्रा मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वो इस खोज के दरमियान भारत भी आए, लेकिन इसका प्रमाण नहीं मिलता, मौखिक ही बातें चल रही है। तो तिब्बत में उन्हें लोटस सूत्रा मिला जिसमें हीलिंग की बातें लिखी गई और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है उस विधि को विस्तार से बताया गया। उस पुस्तक को लेकर के वो वापस जापान आते हैं और जापान के एक मोनास्ट्रीज में, जिससे वो शोध के दरमियान, खोजबीन के दरमियान जिससे उनकी मित्रता हो गई होती है, उस मठाधीश से वो बातचीत करते हैं कि देखिए ये सूत्र तो मिल गया है, इस पर अब मुझे साधना करनी है जैसा इसमें कहा। तो वो मोनास्ट्री के जो मठाधीश हैं उनसे बातचीत करके वो साधना के लिए माउंट कुरियामा पर चले जाते हैं और माउंट कुरियामा पर जाकर साधना करने लग जाते हैं। मठाधीश उनसे वार्न करता है, उनको मना भी करता है कि ये साधना बहुत कठिन है, क्योंकि यह 21 दिन तक बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए साधना करनी थी और वो साधना करना चाहते थे, क्योंकि यह संकल्प था कि अगर हम अपने स्टूडेंट का जवाब नहीं खोज पाए तो इस जीवन का अब कोई मूल्य नहीं है। पहाड़ पर जाने के बाद 21 दिन कैसे बीतेगा, उन्होंने एक पत्थर इकट्ठा किया एक एक करके, वो 21 पत्थर, और साधना शुरू की। एक दिन बीत जाता, एक पत्थर फेंक देते, 2 दिन बीत गया, दूसरा पत्थर फेंक दिए, इस तरह से 20 दिन पार हो गए, 20 पत्थर फेंका गए, एक लास्ट आखिरी पत्थर बचा है। 21वें दिन वो साधना में बैठते हैं घोर निराशा के साथ कि कुछ तो हुआ नहीं, सिर्फ शरीर सूख गया है, कमजोरी आ गई है। आंखें बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं और बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। पता नहीं कब अचानक उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकाश का पुंज कहीं दूर से आया और उनके माथे से टकरा गया, और फिर सब गुप्त अंधकार, मूर्छित हो गए। कुछ देर के बाद जब उन्हें होश आया, उठे और अपने भीतर एक ताजगी महसूस की। उन्हें लगा कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और साधना में जितनी बातें कही गई थी उसका मैंने पूर्णतः पालन किया है, करने को और कुछ शेष नहीं था। ऊर्जा बहुत महसूस हो रही थी। वो फिर वापस लौटे और एक प्रसन्नता भीतर छाई हुई है। जब वो नीचे उतर रहे हैं तो उनका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और अंगूठे से खून बहने लगा। सहज ही, अनायास ही अपना हाथ अपने पैर के अंगूठे पर रखते हैं, दर्द को कम महसूस कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि दर्द तो खत्म हो गया है, खून का बहना भी खत्म हो गया, वो बिल्कुल ठीक जैसे हो गए। फिर वो नीचे आते हैं, आश्रम की तरफ लौट रहे हैं। रास्ते में उनको एक ढाबा दिखाई पड़ता है। ढाबा दिखाई पड़ा तो उन्हें ख्याल आया कि 20-21 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। उन्हें जोरों की भूख लगी है। वहाँ जा कर के देखते एक छोटी बच्ची है, उसको बोलते हैं क्या यहाँ भोजन मिलेगा? बोलता हाँ मिलेगा, आप बैठें। तो हाथ धो करके वो बैठते हैं और फिर देखते हैं कि उस बच्ची का गाल सूजा हुआ है। वो पूछे गालों में क्या हुआ?
तो कहती है कि मेरे दांत में दर्द है जिसके कारण ये गाल सूज गया है और दादाजी के पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसका इलाज करा सकें। एक सहज प्रेरणा से डॉक्टर मिकाऊ से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे गालों को स्पर्श कर सकता हूँ। तो उन्होंने उसके गाल को कूप किया, स्पर्श किया, और थोड़ी देर में ही उस बच्ची का दांत का दर्द समाप्त हो गया, ठीक हो गया। और वो बच्ची भागे भागे अंदर गई, बोली दादाजी दादाजी एक चमत्कारी व्यक्ति आया है, इसने तो मेरे गाल का दर्द छू करके ही ठीक कर दिया। उसके दादाजी बाहर आए, खूब खूब धन्यवाद दिया, उनका आवभगत किया और खिला पिला के उन्हें विदा किया। मिकाऊ उसूई जब आश्रम पहुंचे, मठ पे पहुंचे, तो पता चला कि मठाधीश जो उनका मित्र था उनको आर्थराइटिक का अटैक आया है। जोड़ों में दर्द काफ़ी बढ़ गया है। वो उनसे मिले और मिलने के बाद निवेदन किए और बड़े ही प्रसन्नता के साथ, नम्रता के साथ उन्होंने कहा कि लगता है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, क्या मैं आपके दर्द के लिए प्रयत्न करूं? तो उनके परमिशन से आश्रम में रह करके मठाधीश के शरीर में जहाँ जहाँ दर्द था वहाँ वहाँ स्पर्श करते गए और वो स्वस्थ होते चले गए। कुछ ही दिन में वो मठाधीश पूर्णतः स्वस्थ हो गए। फिर चर्चा की है कि अब जो ईश्वर का गिफ्ट मेरे को मिला है इसे हम कहाँ बांटें, किसके साथ शेयर करें। उनके भीतर से वो बात उतर गई कि मुझे अब कॉलेज जाना चाहिए, उन बच्चों को जवाब देना है, क्योंकि कई वर्ष बीत गए उस घटना को। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज में जो वंचित वर्ग है, जो भिखारी हैं, जो मजबूरन भीख मांगते हैं, उसकी कॉलोनी में जाते हैं और वहाँ उन लोगों को स्वस्थ करते हैं और समाज की मुख्य धारा में पहुँचाते हैं। तो कहते हैं कि डॉक्टर मिकाऊ उसूई बेगर्स कॉलोनी चले गए और वहाँ उन लोगों का इलाज करने लगे, उन्हें स्वस्थ करते, उन्हें कहते समाज में जैसे बाकी लोग जिम्मेदारी से भरा जीवन जीते हैं वैसा जीवन जिए, भीख मांगने का काम छोड़ दें। कुछ दिन इलाज करने के बाद, कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वो क्या देखते हैं कि पुराने लोग फिर से वापस आ गए हैं उसी मोहल्ले में। उन्होंने पूछा कि अब क्या फिर कोई परेशानी आ गई है? उन्होंने कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं आई है। तो फिर तुम लौट क्यों आए? तो वो कहते हैं कि ये आपके समाज के नियम बहुत कठिन है, बहुत जिम्मेदारियों से भरा है, थोड़े से पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, ये भीख मांगने का काम बहुत आसान है, थोड़े से समय में काफ़ी धन इकट्ठा हो जाता है। मिकाऊ उसी को ये बात बुरी लगी और जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लग गई तो वो हीलिंग का काम जो बेगर्स कॉलोनी में कर रहे थे उन्होंने रोक दिया। उन्होंने आत्ममंथन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन्होंने रेकी हमसे मांगी नहीं, यह परमात्मा की ऊर्जा मुझे मिली, मैं इन्हें बांटने चले आया। तो उन्होंने पहला नियम बनाया कि रेकी शुड बी आस्क्ड, रेकी मांगी जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने बनाया कि रेकी मुफ्त में ना दी जाए, बदले में इससे कुछ लिया जाए ताकि ये इसका वैल्यू दे सके, इसका मूल्य दे सके, उसी मूल्यवान समझे। और मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 5 प्रिंसिपल बनाए कि आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगा, आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज के दिन
मैं ईमानदारी से अपना कार्य करूँगा। आज के दिन बड़ों का और दूसरों का सम्मान करूँगा। आज के दिन मैं प्रकृति के उपकार का आभार मानूंगा। ये 5 प्रिंसिपल और शुरू के 2 नियम, कुल मिला के 7 नियम उन्होंने बनाए। फिर वो वापस आ गए अपने मठ में, अपने मित्र के पास। अब क्या करें, अपने ही नियम से बन गए, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? लोग तो कुछ मांग नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, उन्हें कैसे पता कि इन्हें रेकी के बारे में पता है या स्पर्श चिकित्सा के बारे में पता है? तब उन्होंने क्या किया, बाजार चले गए और सड़क किनारे एक दरी बिछाकर बैठ गए, दिन में लालटेन जलाकर। लोग आते, समझते ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया, कुछ मजाक करके आगे बढ़ जाते। एक युवक का ग्रुप जो है, कुछ युवकों का ग्रुप उसे बोला, क्या हुआ बाबा जी, आप दिन में लालटेन जला करके बैठे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों को खोज रहा हूं जो वास्तव में प्रकाश को जानना चाहते हैं। मैं लालटेन लेकर के उन्हें खोज रहा हूं। ये जो प्रकाश तुम देख रहे हो, ये बहुत शुद्ध प्रकाश है। इससे भी एक सूक्ष्म प्रकाश, विराट प्रकाश इस प्रकृति में एग्जिस्ट करता है। मैं तो उन्हें खोज रहा हूँ जो उसे जानना चाहते हैं। मिस्टीरियस बातें करते, जो लोग उनसे आकर्षित हो जाते तो उनसे वो रेकी के बारे में चर्चा करते, और इंटरेस्टेड हो जाते तो उन्हें अपने केंद्र पर बुला लेते, अपने घर पर बुला लेते, आश्रम में बुला लेते, और वहाँ पर फिर रेकी के बारे में बताते और रेकी के बारे में शेयर करते कि किसे ज़रूरत है, उसका वो इलाज भी करते। धीरे धीरे कुछ महीने में उनका एक केंद्र विकसित हो गया। धीरे धीरे लोग जानने लगे तो रोड पर बैठना वो बंद कर दिया। इसी तरह से दूसरे विश्व युद्ध के आसपास, थोड़ा पहले, एक रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर चुजिरो हयाशी के मन में यह भाव उठता है कि मैंने बहुत हत्याएं कर ली सरकार का आदेश मानकर, अब मुझे कुछ समाज की सेवा करनी चाहिए। तो इसी में उनको डॉक्टर मिकाओ सुई के बारे में पता चलता है, तो वो उनसे मिलने चले आते हैं और उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनके साथ हो लेते हैं। और फिर धीरे धीरे उनके कार्य में सेवा करने लगे और धीरे धीरे रेकी सीख करके रेकी को आगे बढ़ाने लगे। इधर डॉक्टर मिकाओ उसी काफ़ी वृद्ध हो गए और वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, शायद 1928 के आसपास, 28-30। इसके बाद डॉक्टर चुजिरो हयाशी रेकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उनका बाकायदा एक फर्स्ट क्लास क्लिनिक जापान में चल रहा होता है। इधर 1938 के आसपास में हवाई द्वीप से हवायो तकाता नाम की एक लेडी, जिनका गॉल ब्लैडर में स्टोन था, वह अपना इलाज कराने के लिए जापान पहुंचती है और जापान के एलोपैथी डॉक्टर्स से सलाह मशविरा करके ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। लेकिन मन में कहीं उसको लगता था क्या बिना ऑपरेशन के इलाज नहीं हो सकता? कोई खास जवाब मिल नहीं रहा था उसको। ऑपरेशन पर लेटी हुई ऑपरेशन टेबल पर उस समय वो जो सर्जन आया था उससे पूछती है, क्या डॉक्टर, मेरे गॉल ब्लैडर का ये इलाज बिना ऑपरेशन का नहीं हो सकता? उस डॉक्टर को चुजिरो हयाशी का क्लिनिक के बारे में जानकारी था, तो वो शेयर करते हैं कि हाँ, एक क्लिनिक तो यहाँ है जो बिना चीर फाड़ के वो लोग इलाज करने का दावा करते हैं। तो वो कहती है हवाया तकाता, तो मैं उसे ट्राई करना चाहूँगी। और ऑपरेशन टेबल से वो उतर कर वापस आकर के चुजिरो हयाशी के क्लिनिक पहुँचती है और अपना निवेदन प्रकट करती है कि मुझे ये समस्या है,
मुझे इलाज चाहिए। तो वो लोग उसका इलाज करते हैं। कुछ ही महीने में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है गॉल ब्लैडर के स्टोन से, उसके दर्द से, पेन से। फिर वो वहीं रह करके खूब सेवा करती है। लेकिन उस समय तक बाहर के लोगों को रेकी नहीं सिखाई जाती है। बाहर मतलब जापान के बाहर सिर्फ जापानीज लोग ही उस आर्ट को सीखते थे। हवाया तकाता निवेदन करती है, लेकिन उनको मना कर दिया जाता है क्योंकि वो जापानीज नहीं है, हवाईन द्वीप से। लेकिन फिर भी चूंकि वहाँ से स्वस्थ हो गई थी तो वहाँ वो अपना सर्विस देती है, सेवा करती है आश्रम में। आश्रम मतलब वहाँ के केंद्र में। फिर वो अनुमति लेकर के हवाई द्वीप चली आई। और इधर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई। न्यूज़ आने लगा कि जापान उसमें बहुत बुरी तरह से मार खाएगा, अमेरिका कुछ बड़े निर्णय लेने वाला है। और इधर चिजुरो हेयाशी को इल्म होने लगा, एहसास होने लगा कि इस लड़ाई में हो सकता है कि यह सेंटर ना बचे, यहाँ कुछ भी ना बचे। तो वो सोचते हैं कि अगर ये आर्ट बचाना है तो इसे जापान से बाहर भेजना होगा। उन्हें याद आता है हवाई द्वीप से हवायो तकाता जो आई थी, वो अगर इसको सीख लेती। और उसी समय हवाया तकाता को एक विविध ड्रीम आता है, सब सपना आता है कि उसको चिजुरो हेयाशी से मिलना है। वो दूसरे ही दिन जापान चली आती है। संयोग देखिए, या रेकी को आगे बढ़ना था। वो चिजुरो हेयाशी के पास बैठती है। चिजुरो हेयाशी उसको निवेदन करते हैं कि अब इस आर्ट को तुम संभालो, तुम इसे बचाओ। और वो सब कुछ उसको बता देते हैं कि रेकी क्या है, क्या नहीं है, कैसे ये काम करती है, उसके सीक्रेट्स, उसके अट्यूनमेंट के प्रोसेसेस। और कुछ दिन के बाद फिर हवायो तकाता वापस अपने हवाई द्वीप चली आती है। इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, जापान में बहुत तहस नहस होता है, बहुत नुकसान होता है। जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है 5-6 वर्ष के बाद, फिर हवाया तकाता वापस आती है केंद्र। वो देखती है आसपास तो बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन जो केंद्र था वह बिल्कुल सुरक्षित है और आसपास के लोग वहाँ पर शेल्टर लिए हुए हैं। ये जान को उन्हें बहुत अच्छा लगा। आसपास बॉम्ब गिरे हैं, बहुत नुकसान है, कोई बिल्डिंग नहीं बचा है, लेकिन वो बिल्डिंग जहाँ रेकी प्रैक्टिस होती थी वह सुरक्षित है। ये बात सुन करके हम लोगों को आश्चर्य लगेगा कि शायद रेकी का महिमा मंडन करने के लिए रेकी का वो बिल्डिंग को हम लोग बचा रहे हैं और बाकी के बिल्डिंग को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं घटती है कि पूरे बिल्डिंग आसपास के नष्ट हो गए हैं, लेकिन जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, वो जगह सुरक्षित रह जाती है। इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, ये तो मिस्ट्री ही है। तो चलो कथा को आगे बढ़ाते हैं। फिर हवायो तकाता जो है रेकी को आगे बढ़ाना, अपनी मास्टर का जो कमिटमेंट था, वो हवाई द्वीप से अमेरिका चली आती है और वहाँ लोगों को बताती है कि डॉक्टर मिकाओ इस रेकी को कैसे खोजे, कैसे ये चीज़ें आगे आई। और अमेरिका नई चीज़ों को सीखने में बहुत आगे, और हाथों हाथ कह सकते हैं फैल गया। फिर अमेरिका से ये बातें यूरोप में आई। पूरे जीवन में हवायो तकाता ने 45 से लेके 81 तक वो जीवित रही। उन्होंने 21 मास्टर्स बनाए। उसमें से एक उनकी अपनी ग्रैंड डॉटर फिलिस ली फुरुमोटो वो थी।
आजकल रेकी मास्टर्स बहुत तेजी से बनते चले जाते हैं। उन्होंने पूरे जीवन में 21 रेकी मास्टर्स बनाए और एक रेकी मास्टर उन्होंने बनाया बारबरा वेबर रे को बनाया। और इस तरह से रेकी की यात्रा आगे बढ़ती है। तो मैंने तो अपने मास्टर मैडम परिंदा मकवाना से सीखा। उनके मास्टर प्रवीण डी पटेल जी हैं। अगर ऊपर से यात्रा करें कि डॉक्टर मिकाओ उसुई से रेकी कैसे यहाँ तक पहुँची है, तो डॉक्टर मिकाओ उसुई जी के बाद डॉक्टर चुजिरो हयाशी, डॉक्टर चुजिरो हयाशी के बाद हवायो तकाता, उसके बाद बारबरा वेबर रे, उसके बाद मोरिन ओटूल, फिर केट नैनी, पॉला हॉरेन, बारबरा जेपन, प्रवीण डी पटेल। प्रवीण डी पटेल इंडिया के, भारत के पहले रेकी ग्रैंड मास्टर 2 लोग हैं, प्रवीण डी पटेल और श्यामल ध्रुवे। प्रवीण डी पटेल 1989 में रेकी सीखे और फिर मास्टर बने 1-2 साल बाद 1992 में। उसके बाद तो और चीज़ें फैली होगी, लेकिन 1992 में एक सीमा सक्सेना नाम की लड़की जमशेदपुर आती है टाटा स्टील में कुछ काम करने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए, और प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद नीचे साइन करती है सीमा सक्सेना रेकी थेरेपिस्ट। और जहाँ वो सबमिट करती है वो वैल्यू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ के हेड हैं सर्वेश खन्ना जी। वो जब देखते हैं कि ये रेकी थेरेपिस्ट क्या होता है, उन्हें हीलिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, तो वो फिर बताती है कि रेकी क्या है क्या नहीं है। कुछ प्रश्नों के वो जवाब देती है, कुछ प्रश्नों के नहीं दे पाती। फिर वो कहती है कि आपको अगर और डिटेल में जाना है तो मेरे मास्टर प्रवीण डी पटेल से मिलिए। और संयोग की बात है कि दूसरे ही महीने प्रवीण डी पटेल सर कंपनी बिजनेस में टाटा स्टील विजिट करते हैं और उसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और सर्वेश खन्ना जी से बात होती है और पता चलता है कि आप ही प्रवीण डी पटेल हैं। तो आनंद फानन में 92 में ही रेकी का पहला सेमिनार जमशेदपुर में होता है। कुछ गिने चुने लोग उस वक्त रेकी सीखते हैं। फिर 93 में दूसरा सेमिनार होता है 1 साल बाद। उसमें मैडम परिंदा मकवाना रेकी सीखती है। और फिर चीज़ें आगे बढ़ती है। 94, 95 में हम रेकी सीखते हैं परिंदा मकवाना जी से। और 95 में हम रेकी सीखते हैं। फिर 97 में हम रेकी मास्टर बनते हैं और 1999 में हम रेकी ग्रैंड मास्टर बनते हैं। और फिर हम रेकी को जमशेदपुर, चित्तरंजन, चाईबासा, आसनसोल, दुर्गापुर, गढ़वा, डाल्टनगंज, भागलपुर, दर्जनों शहरों में इसको लेकर के गए और करीब करीब 8-10 रेकी सेंटर्स वहाँ डेवलप किए। और जब वहाँ रेकी चलने लगी, वहाँ जब रेकी मास्टर्स तैयार हो गए तो वो सेंटर्स उन्हें हैंड ओवर करके अब मैं सिर्फ जमशेदपुर में रेकी सिखाता हूँ, या जो सीखना चाहते हैं उन्हें लेकर के आगे बढ़ता हूँ। तो मास्टर्स के मुख तक मैंने मास्टर तक की स्टोरी है, उसके बाद की स्टोरी मेरी स्टोरी। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है मैंने अपने मास्टर के मुख से सुनी, जो आप लोगों के साथ आज आपने शेयर किया है। अब रेकी क्लासेस में इस स्टोरी को मैं नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि बाद में जब शोध हुआ तो पता चला कि
कि डॉक्टर मिकाओ उसुई क्रिश्चियन नहीं थे, वो कोई किसी क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि शोध करने वाले सोर्स में भी शोध करने चले गए। तो पता चला कि मिकाओ उसुई को क्रिश्चियन बैकग्राउंड देने का पीछे जो वजह था वो ये था कि इस रेकी को क्रिश्चियन लोगों के बीच में प्रोपोगेट करना है, तो बैकग्राउंड में क्रिश्चियनिटी को डाला गया। वास्तव में डॉक्टर मिकाओ उसुई बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और बुद्धिज़्म की ही जो बातें जो बहुत ही भीतर रखा गया था, बाहर के लोगों से शेयर नहीं करते थे, तो डॉक्टर मिकाओ उसुई इस आर्ट को जगत के कल्याण के लिए बाहर शेयर किया। ठीक है, बुद्धिस्ट बोल करके आगे बढ़ते तो शायद अमेरिका इसको इतने अच्छे से प्रोपोगेट नहीं करता, या वहाँ के लोग इसको इतने अच्छे से नहीं स्वीकार करते। क्रिश्चियन बैकग्राउंड होने से वो अच्छे से वहाँ प्रोपोगेट हुआ, लोग इसको फैलाए और दुनिया में पहुँचा। ठीक है, तो आज इंटरनेट पर बहुत सारी कहानियाँ चल रही होगी, तो जो मैंने अपने मास्टर से सुना वो मैंने सुनाया, और आखिरी में वो बातें भी आपको शेयर की कि मैं ये कहानी क्यों नहीं अब सुनाता हूँ। तो बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है।